इस महीने में दो ग्रह नीच राशि में जा रहे हैं और दो ग्रह उच्च राशि में भी जा रहे हैं। इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अब ये दो ग्रहों का उच्च होना और दो ग्रहों का नीच होना, इसका तालमेल हमारे जीवन में हमें समझना पड़ेगा हमारे आसपास के माहौल से। नीरू दिनेश जी स्वागत है, जय श्री राम। अनुसुया शर्मा जी आपका भी स्वागत है, जय श्री राम, राधे राधे। अभी जो करंट गोचर में चेंजिंग है उसमें एक ग्रह तो बदल चुका है। 2 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि में जा चुके हैं। 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। बुध के मित्र होते हैं शुक्र ग्रह, लेकिन तुला राशि में बुध मंगल के साथ है, ये समझ लीजिए। थोड़ी थोड़ी चीजों को आप समझेंगे ना तो आपको ज्योतिष समझ आ जाएगी। बुध अपने मित्र के घर में चले जाएं, मित्र की राशि में चले जाएं तो अच्छा फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु अगर उसी अच्छे ग्रह के साथ कोई नेगेटिव ग्रह साथ में जुड़ जाए तो वो अच्छा फल दिखाई तो देता है पर कैश नहीं होता, ये चीज हो जाती है। मंगल और बुध एक साथ चल रहे हैं तुला राशि में, और वैसे भी आप समझ लीजिए मंगल और बुध के बीच में इतनी प्रबल शत्रुता है कि अगर मंगल या बुध एक दूसरे के घर में भी आ जाएं तो भी बड़ा ही एडवर्स इफेक्ट दे देते हैं। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाएं तो मंगल और बुध का मतलब होता है एक और राहु। कलर थेरेपी में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार दो ग्रहों के मेल से तीसरा एक प्रभाव पैदा होता है। कभी कभी बहुत शुभ पैदा होता है और कभी कभी बहुत नकारात्मक अशुभ भी पैदा होता है। यही बुध शुक्र के साथ मिल जाते तो विष्णु लक्ष्मी योग हो जाता। यही मंगल सूर्य के साथ मिल जाए तो महाभाग्य योग होता है, महापराक्रमी योग होता है। बड़े बड़े मंत्रियों की कुंडलियों में मैंने देखा है। लेकिन यही मंगल रेड कलर का हरे रंग के बुध के साथ मिल गया तो दोनों का आप वाटर कलर मिक्स कीजिएगा, रॉयल ब्लू बन जाएगा। और जब ग्रीन और रेड के मिलने से जब रॉयल ब्लू कलर क्रिएट होता है तो आप जितने मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी के लवर हैं बताइए कौन सा ग्रह क्रिएट होगा जब रॉयल ब्लू कलर क्रिएट होगा। कभी बच्चे पेंटिंग करते हो ना वाटर पेंट्स के साथ, तो आप मिलाकर देखिएगा तो आप बताइए जब ग्रीन और रेड मिल जाए तो रॉयल ब्लू कलर क्रिएट हो जाता है और कौन से ग्रह का प्रभाव बनता है। फिर इसी से पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी में हमें कितना इंटरेस्ट है, कितना प्यार है। इसे आप समझ लीजिए, ये बहुत मजेदार चीजें हैं। कई बार हमें लगता है कि ग्रह अपने मित्र की राशि में है, हमें ये फल मिलेगा वो मिलेगा, मिल नहीं रहा होता। उसके पीछे यही रीजन होते हैं कि तुला राशि में मंगल और बुध एक साथ हैं। चलिए, आप में से बहुत कम लोगों ने लिखा है, मैं बताता हूं कि जब ग्रीन और रेड मिलते हैं रॉयल ब्लू क्रिएशन से राहु का इफेक्ट बाहर निकलता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध जो है वो ट्रेडिंग का कारक होता है, जुए सट्टे लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज का कारक होता है। जब वो राहु जैसा प्रभाव दे देता है मंगल और बुध के मिलने से, तो जितने लोग ट्रेडिंग में हैं, कमीशन के काम में हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हैं, उन्हें बहुत अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए कि क्योंकि वो दिखाता है कुछ और, निकलता है कुछ और। उसको कहते हैं छदम वेश, भेष बदल लेना। जैसे अभी रामलीला कुछ दिनों से चल रही है, मारीच जो है, मारीच ध्यान से समझ लीजिए, उसे कहते हैं छदम वेशधारी, जिसने स्वर्ण मृग का रोल अदा किया था, मारीच।
उसके अंदर जो शक्तियां प्रवेश करवाई भगवान ने, दैट वाज राहु, कि तुम्हें रूप बदलना है। रावण ने जब हरण किया सीता माता का, तो उसके अंदर राहु का प्रवेश हुआ, उसने रूप बदला एक साधु का। इसको कहते हैं कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ और दिखावा है। दिखने में सोने का हिरण, लेकिन जब पास गए तो एक भयंकर राक्षस। इसको कहते हैं राहु। दिखने में जति सती साधु, और जब सीता मैया फल लेकर पास गई तो अपहरण करता, बलात्कारी रावण। तो इसे कहते हैं राहु। राहु मंगल और बुध के मिलने से जब ये क्रिएशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जिन कुंडलियों में है, अगर आप लोगों की जिस हाउस में है, उस हाउस से संबंधित फलों के बारे में तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अभी मंगल और बुध जो हैं, ध्यान से समझ लीजिए, 7 नंबर राशि में है, तुला राशि में। अब जब हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, यानी कि ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं, तो ये सप्तम भाव में, ब्रह्मांड के सप्तम भाव में मंगल और बुध का राहु क्रिएशन हुआ है। और जो सप्तम भाव होता है उसे हम कहते हैं पार्टनर हाउस। चाहे हमारा बिजनेस पार्टनर हो, चाहे हमारे घर में फैमिली पार्टनर, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ हो। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि ब्रह्मांड के 7वें भाव में ये योग चल रहा है, तो आपके लगन में वो चल रहा हो या ना चल रहा हो, क्योंकि मेष लगन के तो वो चल जाता है, मेष लगन से हम देख लेते हैं। वृष के, मिथुन के, कर्क के 7वें भाव में हो चाहे ना हो, लेकिन सप्तम भाव जो होता है ना, वो डिस्टर्ब हो गया है ब्रह्मांड का। यानी कि संसार भर में उस हाउस की जो डिस्टर्बेंस है उसका भी हमें फल मिलता है, क्योंकि उसको कारक भाव कहते हैं, विवाह का कारक भाव। तो इसका भी एक फल होता है अलग से, चाहे वो हमारी कुंडली का सप्तम भाव बने चाहे ना बने। तो इसके प्रभाव से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तकरार, कोई परेशानी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी समस्या अलग से होनी शुरू हो जाती है। और अगर किसी के सप्तम भाव में ही वो बन जाए तो वो 100% हो जाती है। देखना हमें पड़ता है कुंडली में उसी ग्रह की दशा और अंतरदशा है या नहीं है। चलिए, बहुत लंबी हो गई एक बात। बुध ग्रह 2 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। 24 अक्टूबर तक अब वो वहीं रहेंगे, ठीक है। वहां पर वो मंगल के साथ रहेंगे। इसलिए विशेषकर अभी भाई साहब ने पूछा था स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो दिखाई देगा सोने का मृग, पास जाएंगे तो नुकसान कर देगा। इस इशारे को आप समझ सकते हैं जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बुध है आपका स्टॉक एक्सचेंज का कारक, और इस समय उसने छद्म वेश धारण किया हुआ है। अब इसको रख लीजिए एक तरफ, बुध को। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 2 ग्रह जो हैं इस महीने में नीच होंगे, और 2 ग्रह जो हैं इस महीने में अपना उच्च फल भी देंगे। आइए पहले आपको बताते हैं कि 2 ग्रह जो हैं नीच कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि उनकी डेट्स के हिसाब से मैं चल रहा हूं। अब 9 तारीख को, नोट कर लीजिए, अक्टूबर की 9 तारीख को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में शुक्र जो हैं वो नीच का फल देते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र अनुसार, जो हम पराशरी ज्योतिष पढ़ते हैं, जिसे बहुत सारे लोग कहते थे वैदिक ज्योतिष, असल में वो पराशरी ज्योतिष है। शुक्र अब 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। इसे नोट कर लीजिए। इसके कुछ फायदे भी हैं
और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा तो एक बहुत अच्छा है कि केतु और शुक्र का योग टूट जाएगा। अभी जो शुक्र, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी सिंह राशि में केतु के साथ है। 9 अक्टूबर को वो सिंह से निकलकर कन्या में चला जाएगा। तो कन्या राशि में चाहे जाकर वो नीच फल होगा, परंतु जो अभी नुकसान हो रहे हैं शुक्र और केतु के मिलने से, क्योंकि केतु शुक्र को सेपरेटिव नेचर तक ले जाता है, रिलेशन खराब ही कर देता है। केतु जब आता है शुक्र के साथ, रिलेशन तोड़ने तक चला जाता है, अलगाव देना शुरू कर देता है, सेपरेटिव नेचर बना देता है इंसान की। हालांकि ये काम राहु शुक्र नहीं करते, दोनों ग्रहों की अलग अलग नेचर है। क्योंकि कईयों की जन्मपत्री में राहु शुक्र के साथ होगा, कईयों की केतु शुक्र के साथ होगा। सो ये काम राहु नहीं करता शुक्र के साथ। वो चाहे राहु शुक्र एक साथ हो, उनमें मैं देखता हूं कई बार ज्यादा उन्माद भी बढ़ जाता है वासना का। लेकिन जब केतु शुक्र के साथ होता है, क्योंकि उसके अंदर एक अध्यात्म का भाव है केतु के अंदर, वो तोड़ कर देता है, रिश्ते को खराब कर देता है, जो आज की भाषा में हम बात करें। अन्यथा ये साधुओं के लिए, योगियों के लिए तो बहुत बढ़िया योग है कि शुक्र अगर केतु के साथ हो तो दिमाग में शुक्र के प्रति वो आकर्षण नहीं बनता जो उसे किसी असमंजस में डाल दे। साधु को, किसी ब्रह्मचारी को, किसी तपस्वी को, किसी मिनिस्टर को, किसी समाज के आगू को, किसी संस्था के अध्यक्ष को, उसकी कुंडली में तो शुक्र केतु के साथ ही होना चाहिए ना, ताकि वो किसी तरह के हनी ट्रैप में ना फंसे। अन्यथा हम देखते हैं विश्वामित्र जी की भी तपस्या भंग कर दी थी मेनका ने। लेकिन शुक्र अगर केतु के साथ हो तो वो तपस्या शुक्र की तरफ भंग हो जाती है कि नहीं, तेरी तरफ नहीं आना, मैंने अपने तप में ही बैठना है। केतु का मतलब होता है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। इसलिए वो ध्यान अध्यात्म की तरफ ले जाता है। लेकिन जो भौतिकवाद है हमारा, जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, फैमिली लाइफ है, लव लाइफ है, रोमांस बिटवीन मेल एंड फीमेल है, वो शुक्र और केतु के कारण उल्टा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब शुक्र नीच होगा। आइए अब आपको अगली बात बताऊं। 9 अक्टूबर को, अब इस कलयुग के हिसाब से, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ना इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। आज के युग के हिसाब से अगर आप शुक्र को स्टडी करेंगे तो जिन लोगों की जन्म पत्रियों में नीच शुक्र है वो अपने आप को ज्यादा इंजॉयफुल लोग कहते हैं। क्योंकि उच्च शुक्र तो समझ लीजिए एक पत्नी योग है, नीच शुक्र जो है वो मल्टी रिलेशंस का योग हो जाता है। और जो आज का युग है, मैं देखता रहता हूं अपनी जेंजी को अपनी सारी नई युवा पीढ़ी को, उनके मन में तो नए 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 रिलेशंस का ख्वाब रहता है। तो उनको क्या ये नीच शुक्र करेगा 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक? उदास करेगा या खुश करेगा? जो भोग में जीना चाहते हैं, जो तरह तरह की लग्जरीज चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म रिलेशंस चाहते हैं, जो बड़े खुश होते हैं इन बातों को सुनकर, यही नीच का शुक्र कन्या राशि में गया हुआ उनके तो अंदर की उमंगों को तेज कर देगा और उन्हें ये वाले दिन लगेंगे बड़े एंजॉयफुल दिन आए थे। लेकिन यही नीच का शुक्र जो सिंसियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, उनके लिए ठीक नहीं होगा। हम कई अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, फिल्म एक्टर्स की कुंडलियों को स्टडी करते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया से हमें डिटेल्स मिल जाती हैं। अब बहुत प्रसिद्ध एक्टर, फिल्म स्टार्स, हीरो हीरोइंस जिसे हम कह देते हैं, सुंदरता उनमें,
ब्रांडेड उनकी सारी ड्रेसेस, उनकी गाड़ियां, उनके लाइफस्टाइल, शुक्र नीच होता है। अब जो चमक दमक है वो देता है ये नीच शुक्र, लेकिन जब पीछे जाते हैं उनकी फैमिली में तो डाइवोर्स, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, बिना शादी, लिविंग रिलेशनशिप्स। तो देखने में चमक दमक, जीवन यापन में उमंगे, आनंद, रोमांस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नीच शुक्र। पारिवारिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब, बिल्कुल जीरो, नीच शुक्र। तो ये प्लस और माइनस दोनों फैक्टर्स रहते हैं। हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हम कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। आजकल तो ये शब्द हो गया। अब आजकल लोग अगर ये नहीं कहते कि पंडित जी कुंडली में क्या लिखा है, ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं फॉरेन जाऊं, मैं ये चाहता हूं मेरी शादी इससे हो, मैं ये चाहती हूं मेरा रिश्ता यहां हो। जबकि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं ये शब्द कुंडली के साथ मैच नहीं करते। कभी सुन लीजिए, आपके चाहने से या मेरे चाहने से कुंडली नहीं बदलने वाली। इसलिए कुंडली में क्या लिखा है ये समझना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं, ये वाला कुंडली के साथ प्रश्न मैच ही नहीं करता कभी। सो ये जो शुक्र का परिवर्तन है कुछ को आनंद दे जाएगा। जो ये कहते रहते हैं मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, होगा टेम्परेरी। आप जो चाहते हो जाएगा भाई। आप जो रिलेशंस चाहते हैं, शॉर्ट टर्म्स, मल्टी, हो जाएंगे। आ रहा है 9 अक्टूबर को शुक्र। लेकिन जो सिंसियर लोग हैं, फैमिली लोग हैं, उन्हें शुक्र का उपाय करना चाहिए, क्योंकि होगा वो नीच ही। सो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र कन्या राशि में नीच रहेंगे। आप क्या चाहते हैं आप देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है आप चेक करवाइएगा, ठीक है। आइए, दूसरा कौन सा ग्रह नीच होना है, वो है सूर्यदेव। इसे कहते हैं कार्तिक का महीना। सूर्य जब तुला राशि में आते हैं तो कार्तिक योग बनता है। पुराने जो हमारे बुजुर्ग ब्राह्मण लोग हैं, ज्योतिषी लोग हैं, जो कुंडलियां देखते हैं, तो कह देते हैं इसमें कत्ते दा दोष है, कत्ते दा। अब मैं जब इन शब्दों को सुनता था बचपन में, सीखते सीखते, बचपन इसलिए कह रहा हूं कि 30 साल हो गए हैं अब, तो मैं कहता था कि भाई सूर्य तुला राशि में जाएगा, कार्तिक का महीना बन जाएगा। चलिए, हर संक्रांति पे महीने का नाम बदलता है, पर इसे दोष क्यों कहते हो आप लोग। गुरुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता रहता है हमें। आज भी जब हम अपने से जो वरिष्ठ जन हैं कभी सम्मेलन में जाएं, किसी गोष्ठी में जाएं, तो उनसे हाथ जोड़कर ऐसे प्रश्न कर लेता हूं मैं तो, कि सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अगला पिछला महीना अश्विन है तो अगला कार्तिक है, अब उसको दोष क्यों कह रहे हैं, आपको कार्तिक का दोष लग गया। या जो भी बालक इस 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में पैदा हो जाएंगे, उन्हें पंडित जी कहेंगे कि कत्ते दी पूजा लगती है। पंजाब में ये भाषा होती है, उत्तर भारत में कत्ते दी पूजा। तो मैं फिर पंडित जी से पूछता था कि ये दोष क्यों शब्द इस्तेमाल करते हैं आप। तो फिर वो कहते कि ये जो कारक तत्व है सूर्य, ये पिता है। जैसे चंद्रमा कारक तत्व माता है, शुक्र कारक तत्व स्त्री है, बुध कारक तत्व बहन है, मंगल कारक तत्व भाई है, शनि कारक तत्व चाचा है, बृहस्पति कारक तत्व दादा है। हर ग्रह कारक तत्व है। तो ये जो सूर्य है ये पिता का कारक तत्व है, आत्मा का कारक तत्व है, आत्म कारक ग्रह कहते हैं इसको। अगर यही नीच हो गया आपकी कुंडली में, यानी कि अगर आपका जन्म
कार्तिक के महीने में आ गया 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, तो आपके अंदर उस कारक तत्व की जो रश्मियां हैं उनकी तरंगों को खींचने की शक्ति, नॉट गुड रिसेप्शन नहीं होंगे आप। पुराने जमाने में हमारे पास ट्रांजिस्टर होते थे ना क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए, तो जितना साफ सुंदर उसकी रिसेप्शन होती थी तो वो कैच करता था, तो हम सुनते रहते थे अपने कान को लगाकर क्रिकेट मैच। तो वो जो रिसेप्शन होती है, बॉडी इज अ रिसेप्शन ऑफ 9 प्लैनेट्स। तो सूर्य की रश्मियां कैच करने की जो पावर है उस इंसान की कुंडली में कमजोर होती है, जिसकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में होता है, यानी कि कार्तिक के महीने का जिसका जन्म होता है 17 अक्टूबर से लेकर लगभग 17 नवंबर या 16 नवंबर तक लगा लीजिए, उसे आप देखेंगे उसकी अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं अनबन होती रहती है। उसके शरीर में जो हमारा फेफड़ों का पार्ट होता है वो कमजोर होता है। हड्डियों में लचकता होती है, मजबूत हड्डी नहीं होती जिसका सूर्य कमजोर हो या नीच हो। नीच सूर्य वाले को हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। सूर्य ही अगर नीच हो तो चक्षु रोग भी लग जाता है, क्योंकि आंखों को भी चंद्र और सूर्य से, हमारे पराशरीय ज्योतिष ने, जब हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो सूर्य और चंद्रमा को चक्षुओं का कारक भी कहा गया है। तो इसलिए बुजुर्गों ने बताया हमें कि जब आपकी आत्मा का कारक, आपके पिता का कारक, आपकी प्राण वायु का कारक, आपके चक्षुओं का कारक नीच होगा तो उसे दोष के रूप में ही देखा जाएगा, और फिर बल आए उसके लिए उसका पूजन किया जाता है। तो कार्तिक पूजा लगती है जब सूर्य नीच होता है, और इस महीने सूर्य नीच होगा 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। यह भी ध्यान रखिएगा। और ये भी सप्तम भाव ही बनेगा, जैसे अभी भी मैंने बताया ना कि मंगल और बुध ब्रह्मांड के सप्तम भाव में, तुला राशि में है, सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे फिर। तो सप्तम भाव बहुत डिस्टर्ब होने वाला है, लोगों की पार्टनरशिप्स टूटेंगी, लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानियां आएंगी, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे तू मैं ही हो जाए कोई ना कोई। 7th हाउस जो होता है ब्रह्मांड का, आपका नहीं कह रहा मैं किसी का, 7वां जो भाग है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। तो 2 ग्रह आपने समझ लिए हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच होगा, सूर्य तुला राशि में नीच होगा। आइए अब बात करते हैं, इसी महीने में देव गुरु बृहस्पति, बहुत बड़ा ग्रह, राशि परिवर्तन करेगा, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा, कर्क राशि में। कब करेगा? 18 अक्टूबर को, यह नोट कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति इस समय हाई स्पीड चल रहे हैं, जिसको हमारी ज्योतिषियों की भाषा में कहते हैं अतिचारी गति में। ले रहे हैं तो स्पीड से, दे रहे हैं तो स्पीड से, गोल्ड का रेट बढ़ा रहे हैं तो स्पीड से। 18 अक्टूबर के बाद जो कुछ होगा बहुत ज्यादा स्पीड से होगा, यह भी नोट कर लीजिए। आएंगे तो देने वाली पोजीशन में, आशीर्वाद देने वाली पोजीशन में, क्योंकि उच्च राशि में आ रहे हैं। लगभग उनको 12-13 साल लग जाते हैं घूम कर कर्क राशि में पहुंचने को। 1-1 साल का गोचर होता है उनका, 13-13 महीने का, तो लगभग ये 13वां वर्ष हो जाता है। तो समझ लीजिए, इसीलिए कहते हैं ना, वो जो कुंभ का महीना है, कहते हैं ना कि कुंभ जो है, कुंभ 12 साल बाद लगती है, कह देते हैं ना, वो बृहस्पति के साइकिल को कहते हैं, गुरु ग्रह के साइकिल को कहते हैं। बच्चा जब फेल हो जाता कहते हैं कि कुंभ का महीना जरा 12 साल बाद आएगा, मेला है जरा, तो अगले साल फिर वो 12 साल का जो मुहावरा है वो जुपिटर का साइकिल है, बृहस्पति का साइकिल है। तो ये बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। बड़ी फास्ट उन्होंने चलना है इस बार, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए।
11 नवंबर को अगले ही महीने वक्री हो जाएंगे, फिर उल्टे हो जाएंगे। 11 मार्च तक कर्क राशि में ही उल्टा चलते रहेंगे और तेज हो जाएगा रेट, और तेज, क्योंकि वक्री होंगे तो और नीचे से उछाल आना है। ऊपर से जब मार्गी होंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन वक्री होगा तो फिर उछाल आ जाएगा। और 11 मार्च को मार्गी होंगे, फिर सीधा चल पड़ेंगे। लेकिन वो मार्गी कहाँ होंगे पता है आपको? मिथुन राशि में, क्योंकि 5 दिसंबर को वो उल्टी चाल चलते चलते पीछे फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। 11 मार्च तक वहां रहेंगे। 11 मार्च से वो सीधा चलना शुरू होंगे तो 1 जून को दोबारा फिर कर्क राशि में आएंगे। तो कर्क राशि के जो बृहस्पति हैं, ध्यान से समझ लीजिए, चाहे वक्री होंगे, चाहे उल्टा चलते हुए पिछले घर में चले जाएंगे, फिर आगे आएंगे, लेकिन फल जो है बृहस्पति का कर्क राशि में, वो भी हाई स्पीड में शुभ मिलने जा रहा है। विशेषकर कर्क में तो जा ही रहे हैं, कर्क लगन वालों को शुभ फल मिल जाएगा, उसका सुंदर फल, क्योंकि 12 साल बाद आपके वो लगन में आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के आशीर्वाद से, दृष्टि से, उसके प्लेसमेंट से कई रुके हुए काम बन जाते हैं। धन की समस्या आ रही हो, संतान की समस्या आ रही हो, विवाह की समस्या आ रही हो, तो बृहस्पति बहुत अधिक सहायक होते हैं। बृहस्पति की 7वें घर पे दृष्टि ही आ जाए, चाहे पहले भाव से आ जाए, चाहे तीसरे भाव से आ जाए, चाहे 11वें भाव से आ जाए, तो भी विवाह योग जाग उठता है, चाहे बहुत लोग लेट हो रहे हो। बृहस्पति 7वें भाव में ही आ जाए तो भी विवाह योग जाग उठता है, अगर आपकी दशा अंतरदशा भी सपोर्ट कर दे। मैं यहां पे सिर्फ गोचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूर्ण फल देखने के लिए आप लोगों की कुंडली में किस ग्रह की दशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है, यह देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन गोचर का फल आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पिन पॉइंट हो जाए कि अगर मेरी जीवन में यह कमी है तो मैं भी अपनी कुंडली चेक कर लूं। आपको निशानी बता देता हूं। मान लीजिए वृषभ लगन है आपका, तो तीसरे घर में आएंगे गुरु, 7वें घर पे दृष्टि आ जाएगी, मैरिज का योग। तो जल्दी से चेक कर लीजिए। अगर आप ओवरेज हो रहे हैं 28, 29, 30, 32 पहुंच गया और वृषभ लगन है, कुंडली चेक कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में कुछ समय के लिए आ रहे हैं, तो वो ले आएगा ये योग। कर्क लगन है तो भी ले आएगा, क्योंकि लगन में आए, जहां नाम, यश, इज्जत, सेहत देंगे, वहां 7वें घर को भी हीलिंग कर देंगे। कन्या लगन है आपके 11वें घर में जा रहे हैं। 11वें घर से 2 फायदे हो जाते हैं। संतान के घर पे भी दृष्टि होती है और पति के घर पे भी, पत्नी के घर पे भी दृष्टि होती है। जो अनमैरिड है उनके लिए संतान में विवाह का योग, और जो मैरिड है उनके लिए संतान का योग। आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है यह बताएगी। वृश्चिक लगन के 9वें भाव में जाएंगे किस्मत खोलने के लिए, भाग्य स्थान में, और वहां से 5म भाव पे दृष्टि आ जाएगी, उसको संतान का योग कहते हैं। मकर लगन के 7म भाव में ही चले जाएंगे, 7वें घर में, वहां कर्क राशि आती तो विवाह का योग या विवाह संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मीन लगन के 5म भाव में चले जाएंगे, जहां पे संतान का योग खुल जाता है। और संतान के योग में भी ये मेल बेबी योग होता है, पता है आपको? बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं हमसे, तो हम तो बताते नहीं है मेल फीमेल वाला फंडा। हम कहते हैं पहले आके प्लानिंग करवा लो, जो ज्योतिष हमें अलाउ करता है वो बता देंगे। तो अब ज्योतिष अलाउ कर रहा है कि जुपिटर जब कर्क में होगा, अगर उसकी दृष्टि आ गई 5म भाव में, या स्वयं पहुंच गया 5म भाव में, उसमें आपके स्पर्म्स मजबूत हो जाते हैं, जो मेल फर्टिलाइजेशन होता है। बस इतनी सी बात है। तो ये ग्रह हो रहा है उच्च, गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च हो रहा है, ठीक है। अब मंगल का परिवर्तन होना है। मंगल ग्रह अभी तुला राशि में ही है। ये 7 नंबर में बहुत सारे ग्रहों का योग है, क्योंकि 7वां भाव तुला राशि होती है। मंगल, बुध, फिर वहां सूर्य भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन मंगल जो जनवरी से डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, आपने देखा होगा ये साल जब शुरू हुआ था, एक तो इसका जोड़ वो न्यूमेरोलॉजी वाले कहते हैं मंगल का आ गया,
और दूसरा कुदरती मंगल उन राशियों में गोचर कर रहा है जहां वो बवाल मचा रहा है, युद्ध दिखा रहा है, एक्सीडेंट दिखा रहा है, प्लेन क्रैश दिखा रहा है, अग्निकांड दिखा रहा है, झगड़े दिखा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर दिखा रहा है, अब दंगे दिखा रहा है। ये मंगल है और अभी ये 27 अक्टूबर तक तो इसी पोजीशन में ही है, लेकिन अब ये अपनी राशि में जा रहा है 8 नंबर में, वृश्चिक राशि में। ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह स्वयं के घर में, स्वयं की राशि में आ जाए तो भी वो उच्च होता है। जैसे आप अपने घर में आ जाए घूमते हुए, कहीं से 2-4 महीने बाद ट्रैवलिंग करके घर आए, तो आप कहेंगे आप थोड़ा आराम करते हैं, तो भी आपके अंदर उच्चता आ जाती है। अब मंगल 10वें महीने जाकर, जनवरी से तमाशे चल रहे हैं जीवन में, दंगल चल रहे हैं, 10वें महीने की 27 तारीख को अपने घर 8 नंबर राशि में वृश्चिक में आ रहे हैं, जो कि 7 दिसंबर तक फिर वहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छा योग। 7 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक फिर धनु में चले जाएंगे गुरु के घर में, वो बहुत अच्छा योग। और 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक फिर जाएंगे उच्च की राशि मकर में, तो वो भी बहुत अच्छा योग। तो समझ लीजिए 27 अक्टूबर से लेकर 23 फरवरी 2026 तक मंगल अब सशक्त पोजीशन में आ रहे हैं, मजबूत पोजीशन में। 3 राशियों में घूमना है, अपने घर में वृश्चिक में, देवगुरु के घर में धनु में, और अपनी उच्च राशि में मकर में। समझ लीजिए 3 महीने उच्च का फल देने वाले हैं। और ये जो मंगल है, दुनिया में चल रहे जितने भी दंगल हैं, कितने भी युद्ध हैं, अब उनके निर्णय का समय आने वाला है। अब युद्ध थोड़े भयंकर हो जाएंगे, लेकिन जो बलशाली होगा उसकी जीत का परचम अब लहराएगा, क्योंकि पिछले साल से चल रहे हैं युद्ध और किसी को नहीं पता कौन हारा कौन जीता, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, असमंजस। अब युद्धों का समापन होगा तो बड़े भयंकर धमाके के साथ, लेकिन जीत के परचम अब लहराएंगे। सो ये बहुत ही कीमती गोचर है कि 2 ग्रह उच्च हो रहे हैं, मंगल और बृहस्पति, और ये इस बार देव श्रेणी के दोनों ग्रह उच्च हो रहे हैं, और 2 ग्रह नीच हो रहे हैं, सूर्य और शुक्र। ये जो गोचर है इसे आप जरूर समझ लीजिएगा। इसमें जो नीच होने वाले हैं ना गोचर में, सूर्य और शुक्र, वो ज़्यादा चुभेंगे, क्योंकि उच्च की जो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं हमें महसूस नहीं होती। हमारी जेब से 5 रुपए का सिक्का भी अगर गिर जाए ना, वो चुभता बहुत है दिल को। चाहे हम पेमेंट में 5 लाख रुपया लेके आए हों, पर 5 का सिक्का अगर गिर जाए फिर वो ढूंढते हैं घर जाके, यार सिक्का नहीं मिल रहा, सिक्का नहीं मिल रहा। ये भूल जाते हैं कि चलो 5 लाख रुपए की पेमेंट भी आई है, सिक्का यानी कि नीच जब हो जाता है ग्रह, वो चुभता है। तो ये याद रखिएगा, सूर्य और शुक्र नीच रहेंगे। अब आइए शनिदेव की भी बात कर लेते हैं। हालांकि वो गोचर में दूर है, पर अगले महीने ही आ जाएगा, अक्टूबर के बाद। 28 नवंबर नोट कर लीजिए, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शनिदेव वक्री अवस्था में है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो धीमापन आता है हर कार्य में। बाजार में किसी से बात करो, वो कहेंगे मंदा बहुत है भाई, ग्राहक नहीं है भाई, सुबह से आते हैं बैठते हैं, दोपहर के बाद आता है काम। स्लोनेस, दैट इज सैटर्न। अब 28 नवंबर को ये आलस्यपन, ये सुस्ती, ये धीमापन, ये मंदी दूर हो जाएगी, ये भी नोट कर लीजिए। और शनि के वक्री होने का और मंगल के डिस्टर्ब होने का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि शनिवत राहु भी होता है और मंगलवत केतु भी होता है। ये बड़ी समस्या है कि जब भी शनि नीच हो जाए, वक्री हो जाए, राहु बहुत परेशान करने लग जाता है, क्योंकि उसी की तो छाया है,
और जब भी मंगल खराब राशियों में हो, केतु बड़ा परेशान करता है, उसी का तो वो अंश है। सो अब मंगल भी कुछ बैलेंस में आएंगे। तारीख नोट कर लीजिए 27 अक्टूबर को, और शनि भी बैलेंस में आ जाएंगे 29 नवंबर को, जब वो मार्गी हो जाएंगे। जब ये दोनों बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे तो राहु केतु अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, जीवन में फिर से खुशहाली आ जाती है, रुकावटें दूर हो जाती हैं, काम बनने शुरू हो जाते हैं। मंगल ठीक हो गया तो उत्साह जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। शनि ठीक हो गया तो मंदी दूर होती है, आलस्य दूर होता है, काम करने को फिर दिल करता है, फिर निकलता है आदमी काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अब कार्तिक का महीना आ रहा है, इसका जो ग्रह गोचर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब राहु और केतु की भी बात समझ लीजिए। राहु इस समय जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो कुंभ राशि में है, केतु इस समय सिंह राशि में है, जहां शुक्र केतु एक साथ है। तो जहां पर भी ये राहु केतु होते हैं वहां पर भी हमारे जीवन में चुनौतियां ही होती हैं, याद रख लीजिए। चाहे हम इन्हें विलन समझें, खलनायक समझें, लेकिन हैं ये हमारे कर्म नियंत्रक ग्रह। ये हमें किसी चीज से रोक रहे होते हैं, किसी चीज से आगाह कर रहे होते हैं, कोई इशारा कर रहे होते हैं कि ये कार्य करने वाला नहीं है, जिस भाव में बैठे हों। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा ना, आजकल का क्या हो गया कि मैं ये चाहता हूं मेरे साथ ये हो, मैं ये चाहती हूं मेरे साथ वो हो। वो तो होता नहीं है। राहु केतु जो चाहते हैं वो होता रहता है, और जब वो होता रहता है जो राहु केतु चाहते हैं, और वो नहीं होता जो मैं चाहता हूं, तो हम कहते हैं भाई ये जो दो ग्रह है ना, इन्होंने किया जो भी। कोई राहु का उपाय बता दो अच्छा सा, कोई केतु का उपाय बता दो अच्छा सा। सो ये जो ग्रह हैं ये करते हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होना, मेरे कहने से कुछ नहीं होना, मैं तो सिर्फ सजेशंस दे सकता हूं आपको। इनकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी आपको। इनके कोई उपाय भी नहीं होते, ये भी समझ लीजिए। केवल आपको अपना लग्न पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आपकी शुभ त्रिकोण कौन सी है, धर्म की त्रिकोण, पैसे के लिए अर्थ की त्रिकोण कौन सी है, काम सुख के लिए काम त्रिकोण कौन सी है, और प्रभु के लिए मोक्ष त्रिकोण कौन सी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन त्रिकोणों का आपको समझ आना चाहिए। जो सबसे साधारण प्रयोग हम करते हैं वो हम धर्म त्रिकोण का करते हैं, लगन पंचम नवम का, कि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी संतान अच्छी हो, आपका भाग्य अच्छा हो, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। उसमें धैर्य रखना पड़ता है। आकर लोग कहते हैं कि उल्टी त्रिकोण चाहिए, हमें ताकत चाहिए तीसरे घर से, पैसा चाहिए 11वें घर से, और 7वां घर जो काम सुख देता है, भोग सुख देता है, वो चाहिए। सो लोग मांगते हैं उल्टी त्रिकोण, जो फंसा देती है एक दिन, क्योंकि उसमें सारी नेगेटिविटी होती है। अगर हम सीधी त्रिकोण के साथ उसको ट्यून कर लें तो श्री यंत्र बन जाता है, लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। लोग सीधी त्रिकोण को इग्नोर करके उल्टी त्रिकोण की तरफ जाना चाहते हैं, तो नहीं बनती बात। इसलिए मैं कहता हूं ये सारा सजेशंस का खेल है, कलर थेरेपी का खेल है। पॉजिटिविटी क्या है हमारी, नेगेटिविटी क्या है, हमें इग्नोर किसको करना है, हमें अडॉप्ट किसको करना है, ये वो खेल है। इसमें कोई ऐसे उपाय नहीं होते कि मैं चाहता हूं ये हो जाए, मैं चाहती हूं वो हो जाए ना। होना वही है जो ये कुंडली के ग्रह चाहते हैं। आप उसको ट्यून कितना को कर सकते हो, ये आपको पराशरी सिस्टम जो होता है, जिसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसके माध्यम से समझाया जाता है। ये बिल्कुल होम्योपैथी की तरह होता है, इसमें कोई जल्दबाजी का कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें कई बार फोन बजते रहते हैं, इमरजेंसी कोई इमरजेंसी होती नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। मैं जल्दी वाला कुछ होना ही नहीं है। अगर जो प्रश्न तुमने पूछा है मेरे से जल्दी से, अगर उसका उत्तर आया कि ये तो जनवरी में होगा, फिर क्या, कहां जाएगी तुम्हारी जल्दी।
अगर उसका उत्तर ही है कि ये 2 महीने बाद होना है जो इसने प्रश्न आज पूछा है, तो फिर जल्दी जल्दी बता दीजिए पंडित जी, जल्दी बता देंगे, अभी बता देंगे, ऐसे मुझे फोन आ जाते हैं। तो हम यूज टू होते हैं इन बातों के, हम होम्योपैथी वाले हैं। तो ये ग्रहों की चाल, ग्रहों का गोचर, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कैसे चल रहे हैं, उनकी दशा कैसी है, अंतर्दशा कैसी है, उनका प्रभाव कैसा है, और अब जो उनका प्रभाव आएगा, जैसे मैंने अभी बताया मंगल ठीक होने वाला है। कोई छोटी चीज नहीं ठीक होने वाली। अगर आप मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, तो आपका तो स्वामी मंगल है, सब कुछ ठीक होने वाला है, समझ लीजिए। क्योंकि आपका स्वामी ग्रह ठीक होने वाला है, मंगल ठीक होने वाला है, जो दंगल करवाता है, जो झगड़े करवाता है, जो जिस भाव में बैठ जाए वहां अग्नि पैदा कर देता है। मंगल भी अग्नि का गोला है, सूर्य भी अग्नि का गोला है। जहां दूर बैठे हैं वहां तो अग्नि है, जहां देख रहे हैं वहां रोशनी पैदा की हुई है। अब सूर्य देव के जितना सप्तम में हम आते जाएंगे सामने, तो हमें अच्छा प्रकाश, अच्छी धूप मिलेगी। जितना नजदीक जाते जाएंगे हमें जलन होनी शुरू हो जाएगी। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि के गोले हैं, और सूर्य अब तुला राशि में नीच होंगे तो अग्नि का प्रभाव कम होगा। इसका क्या मतलब है? बारिश पड़ गई, आज से सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, समझ लीजिए। अग्नि का प्रभाव कम होगा, शनि का बढ़ेगा, तो इसका मतलब है स्वेटर निकलेंगे, जैकेट निकलेगी, और इस बार इतनी जबरदस्त निकलेगी कि जिस तरह, अब मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता क्योंकि वो सारी बातें बाद में होने लग जाती हैं। जिस तरह हमने जल तांडव देखा है, जिस तरह मेरे मुंह से निकल गया था कि सड़क पर किश्तियां चलेंगी और आदमी दिखाई देंगे ऊपर वाली मंजिलों में, उसी तरह अब सर्दी के लिए तैयार हो जाइए। बस उसी तरह अब शरद ऋतु के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शनि महाराज मार्गी होने लगे हैं और सूर्य महाराज की पावर डाउन जाने लगी है। और आगे आगे देखते जाइए, जब तक शनि 2027 तक मीन राशि में है, जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि 30 वर्ष बाद शनि मेष राशि में जाएंगे। जब 30 साल बाद शनि नीच हो जाएंगे, जो शोर मचाया हुआ था लोगों ने इस साल का कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चीज़ें 2027 के एंड में जाकर आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। भयंकर रूप जो होंगे ग्रहों के, वो तब होंगे जब 2.5 साल के लिए शनि नीच हो जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए, जो 2.5 साल के लिए शनि नीच हो जाएंगे, तो राहु शनि का तो चेला है। सो शनि मार्गी होने से हमें लाभ होगा 29 नवंबर को। मंगल अपने घर में जाएगा 27 अक्टूबर को, बहुत लाभ हो जाएगा सारी दुनिया को ही। मेष और वृश्चिक को तो चलो स्पेशल हो जाएगा। बृहस्पति कर्क में जाएगा तो संसार के रुके हुए कार्य, चाहे वो धन संबंधित है, चाहे वो विवाह संबंधित है, चाहे वो जॉब संबंधित है, चाहे वो संतान संबंधित है, वो पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। शुक्र नीच हो जाएगा तो जो नौटी बच्चे हैं उनके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे टेम्परेरी हैं, जेंजी की। सूर्य नीच होगा तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि वो हमारा आत्मविश्वास होता है, वो हमारे पिता के साथ रिलेशंस होते हैं, वो हमारी हड्डियों का कारक है, वो हमारी चेस्ट का भी कारक होता है, हार्ट का भी कारक होता है। तो ये जो 30 दिन सूर्य नीच वाले हैं, उनमें आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये था 8 ग्रहों का गोचर। एक ग्रह रह गया है। कौन सा रह गया है? शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शनि, राहु, केतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं।
रह गया है शरद पूर्णिमा का ग्रह। शरद पूर्णिमा 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव, फुल मून नाइट, चंद्रमा की रश्मियां इतनी पावरफुल कि लोग, बड़े बड़े साधक, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक, मेडिटेशन करने वाले इस शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और हमारी दादी माँ के जमाने से हमने अपने घरों में देखा कि खीर बनाई जाती है रात को। जब हमें ज्योतिष की एबीसी भी नहीं आती थी तब भी वो कर देती थी ये कुछ। बाद में पता चला ये चंद्रमा को मजबूत करने की रेमेडीज भी होती हैं। छिटकती चांदनी में खीर रखी जाएगी 7 अक्टूबर को। उसमें जो शक्तियां आएंगी वो चंद्रमा का सबसे पूर्ण कलाओं का बल होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच है, अष्टम है, षष्ठम है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, कहीं भी है, उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना, अपने गुरुजनों को ग्रहण करवाना, भगवान शंकर को अर्पित करना, कृष्ण जी को अर्पित करना, क्योंकि चंद्रवंशी कौन है? कृष्ण जी हैं। चंद्रमा किनके मस्तक पे है? महादेव के मस्तक पे है। तो 7 अक्टूबर का दिन बहुत ही कीमती, जब चंद्रमा में बल आ जाए, ध्यान से समझ लीजिए, जब चंद्रमा में बल आ जाए तो ना राहु की चलती है, ना केतु की चलती है, ना शनि की चलती है। यह भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यह फॉर्मूला है। राहु और केतु के जो गुरु तुल्य हैं वो शनिदेव हैं, और शनि के जो गुरु हैं वो महादेव हैं, जिनकी शिखा पर चंद्रमा है। इसीलिए शंकर जी का नाम है चंद्रशेखर। चंद्रमा में अगर बल आ जाए, चंद्रमा अकेला ही अगर उच्च मिल जाए किसी कुंडली में, तो उसका अगर सही प्रयोग ज्योतिषी ने कर दिया तो राहु केतु शनि संबंधित दोष, चाहे वो जितने मर्जी भयंकर नाम हम ले लें, विष योग होता है चंद्र शनि का, ग्रहण दोष होता है चंद्र केतु और राहु का, राहु केतु का जो महापाप कर्तृ योग है जिसमें सभी ग्रह उलझ जाते हैं, नागपाश योग, सर्प दोष होता है, पितृ ऋण होते हैं चंद्रमा के, जो माता के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, सासू माँ के साथ जुड़े हुए होते हैं। घरों का पता होना चाहिए आपको। चौथा घर माँ का, वहां अगर चंद्र राहु खराब हो, माता संबंधित होता है, पूर्व जन्म की माता से माता, चौथे से चौथा नानी मां संबंधित होता है, पत्नी से चौथा दशम भाव सासू मां संबंधित होता है, पिता से चौथा दादी मां संबंधित होता है। वहां अगर राहु केतु से फंसा हुआ चंद्रमा मिल गया तो ये पूर्व जन्म का पितृ ऋण होता है। और जितने मर्जी ये सर्प दोष हो, पितृदोष हो, पितृ ऋण हो, विष योग हो, 7 अक्टूबर को किया हुआ उपाय उत्तम होता है। ये नोट कर लीजिए। साधारण टेम्परेरी तो आप लोगों को पता ही है, हर साल आप बनाते ही हैं खीर बनाकर, और जो टेक्निकल रेमेडीज है वो मैं हर महीने आपके सामने करवाता ही हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा पर। अभी भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कल सारा दिन व्हाट्सएप खुला रहेगा। जो लोग अपनी कुंडली चेक करवाकर 7 अक्टूबर की रात्रि अपनी कुंडली में लगे हुए पितृ ऋण, सर्प दोष, चंद्रमा के संबंधित कोई परेशानी आ रही हो, उसका उपाय करवा सकते हैं। ये भी नोट रखिए, ये भी जरूरी होता है। तो ये है दोस्तों ग्रहों का खेल। आने वाला कार्तिक का महीना, 2 ग्रह नीच, यानी कि शुक्र नीच, सूर्य नीच, 2 ग्रह उच्च, यानी कि बृहस्पति उच्च और मंगल भी लगभग उच्च। शनि ग्रह नवंबर में ठीक हो जाएंगे, 29 नवंबर को। शनि ठीक हो गए तो समझ लीजिए जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि शनि गुरु के घर में है, गुरु उच्च राशि में होंगे।
इसको डिस्पोजिटर सिस्टम कहते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। यानी कि आप मेरे घर में आओ और अगर मैं बीमार हूं तो क्या सेवा होगी आपकी। फिर आप जन्म पत्री दिखाने आओ, पंडित जी को मिलने जाते हैं और पंडित जी बीमारी से पड़े हो तो समझ लीजिए फिर आपकी जन्म पत्री के अवलोकन में भी मजा नहीं आएगा। हाँ, पंडित जी भी हैं, स्वस्थ हो, यानी कि गुरु भी उच्च हो और शनि गुरु के घर में हो तो संसार की समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और बहुत लकी चांस है कि शनि ये वाले 2 साल अभी, क्योंकि 2.5 वर्ष का गोचर होता है शनि का, मार्च में ही चेंज हुआ अभी, तो 2 साल अभी देवगुरु बृहस्पति के घर में रहेंगे। बृहस्पति की जो अगली 2 राशियां हैं उच्च ही हैं दोनों, कर्क और सिंह। सिर्फ गोल्ड जो है वो हाथ से निकल जाएगा आम लोगों के, क्योंकि कर्क में भी चमकेगा, सूर्य के घर चलेंगे तो डबल चमकेगा, क्योंकि असली स्वर्ण का कारक सूर्य होता है। हम लोग बोल तो देते हैं कि बृहस्पति है गोल्ड का कारक, असली शुद्ध सोने का कारक सूर्य होता है, बृहस्पति नहीं होता। ये भी बातें बताएंगे आपको जब बृहस्पति उच्च हो जाएगा। सो अगली जो 2 राशियां हैं बृहस्पति की, कर्क राशि और सिंह राशि, लगभग समझ लीजिए 2 साल वो है, क्योंकि 13-13 महीने रहना ही है, चाहे वो अतिचारी गति में होंगे फिर भी कभी वक्री हो जाएंगे, कभी मार्गी हो जाएंगे, वहीं टाइम पास करेंगे। तो वो 2 साल बृहस्पति शुभ राशियों में, इधर 2 साल शनि बृहस्पति के घर में। और क्या चाहिए कि जिसके घर में शनि है गुरु के, और वो गुरु उत्तम अवस्था में हो, स्वस्थ अवस्था में हो, आशीर्वाद देने वाली अवस्था में हो, तो संसार के दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, टेंशन्स दूर हो जाती हैं, चिंता दूर हो जाती है, नौकरियों की समस्या दूर हो जाती है। ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है। आप अपनी अपनी जन्मपत्री जरूर अवलोकन स्वयं किया कीजिए, जैसे मैं आपको प्रयास करता रहता हूं कि बताया जाए कि लगन क्या है, हेल्थ का ग्रह कौन सा है, कर्म का ग्रह कौन सा है, विवाह का कौन सा, पंचम का कौन सा, मैं बताता रहता हूं आपको। और पीछे जाकर देखा कीजिए कौन से ग्रह की दशा है, अंतरदशा है, इवन की प्रत्यंतर दशा जो कुछ दिनों के लिए आ जाती है, और इन ग्रहों में से देख लीजिए कौन सा उच्च हुआ है, वो काम आ जाएगा आपके अगर वो चल रही है, या कौन सा नीच हुआ है, अगर उसकी चल रही तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जैसे अगले 30 दिन सूर्य की दशा वाले सतर्क रहिएगा, शुक्र की दशा वाले अलर्ट रहिएगा, गड़बड़ियां करेंगे ये दोनों। लेकिन गुरु की दशा वाले आनंद लीजिएगा, शनि की दशा वाले भी आनंद लीजिएगा, मंगल की दशा वाले तो खुलकर जिए, क्योंकि वो अगले 3 राशियों में शुभ होने वाला है। 27 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक तो अपने घर वृश्चिक में ही है, 7 दिसंबर तक, 8 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु में है, वो गुरु का घर है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मकर का मंगल मिल गया तो वो रॉयल मंगल होता है, उच्च हो जाएगा। यानी कि 27 अक्टूबर से 23 फरवरी तक मंगल ठीक होने जा रहा है। जिनकी कुंडलियों में मंगल तंग कर रहा था उनके लिए शुभ समय आ गया। आपकी कुंडली में होना चाहिए उसका समय, दशा, अंतरदशा, पीरियड, तो वो आपको फायदा दे देगा। तो लीजिए दोस्तों, ये था आज का गोचरिया लाइव। लगभग 1 घंटा 3 मिनट का हो गया है और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। 7 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। खीर वाला उपाय आप अपने अपने घर कीजिए। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, दादी माँ, नानी माँ, सासू माँ, माता आपकी, उनको पता ही होता है। कुंडली का अगर उपाय करवाना है तो कल का दिन सारा मेरा व्हाट्सएप खुला है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजकर कुंडली चेक करवा कर उपाय की बुकिंग करवा सकते हैं, जो 7 अक्टूबर को हम करने जा रहे हैं। क्योंकि कुंडलियों की नेगेटिविटी दूर रखेंगे तो ये गोचर के उच्च ग्रह फायदा देंगे। ऐसा ना हो कि ऊपर से बरसात हो रही हो तो हमारा उल्टा पड़ा हो बर्तन, हमें बर्तन को भी सीधा करना पड़ेगा लेने के लिए, वो अमृत वर्षा। अमृत वर्षा होने को है, आपको अपना बर्तन सीधा करना है, वो आपकी कुंडली में छुपा होता है वो राज। ठीक है, चलिए और बताइए दोस्तों। अब ये हो गया फॉर्मल काम मेरा पूरा।
क्योंकि बहुत दिनों बाद आज लाइव में है। कोई आपके क्वेश्चंस हैं, इवन कि कोई कॉल करना चाहता है तो कॉल भी कर सकता है। आज फ़ोन भी खोल देते हैं, ये लीजिए वॉल्यूम खोल देता हूँ फ़ोन की। नंबर है 9872065786। काम मेरा पूरा। ठीक है, लीजिए खोल दिया है।